नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आंकड़े हमारे फैसला आपका में आप सभी का स्वागत है। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर आज तारीखों की घोषणा हो गई दिल्ली में। जी हां, दिल्ली में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान कर दिया है। झारखंड में 13 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग होगी, जिसमें 43 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं दूसरे फेज की वोटिंग 20 नवंबर को होगी, जिसमें 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। इसी तरह महाराष्ट्र में सिंगल फेस में 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को परिणाम आ जाएगा। बड़ा सवाल यही है कि दोनों राज्यों में किसकी सरकार बनने जा रही है। लोग मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहते हैं। सवाल यह भी है कि ओवैसी अगर इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। सवाल यह भी है कि चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए तो क्या वो जेएमएम के आदिवासी वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे। तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब तो नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन झारखंड महाराष्ट्र के रण में जनता का मन क्या है, यही बड़ा सवाल है। आखिर इसी को लेकर कई सारे सवाल हमने लोगों से पूछे और लोगों ने उस पर अपनी राय भी दी है। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी सीईसी की बैठक चल रही है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के प्रमुख और जेपी नड्डा, झारखंड के पार्टी के चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ अन्य नेता मौजूद हैं। और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में दोनों ही राज्यों में दोनों ही विधानसभा में कौन कौन से उम्मीदवारों का चयन करना है, विधानसभा के टिकट किसे देना है, नहीं देना है, उनके टिकट काटना है, किसे लेकर एंटी इनकम्बेंसी है, इस पर विस्तार से चर्चा हो रही है। वहीं महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा पर कहा है कि बीजेपी और महायुति चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार। भारतीय जनता पार्टी और महायुति ने पूरी तैयारी की है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार है, हमारी राज्य सरकार एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में है, देवेंद्र जी और सारे अजित पवार जी सबने मिलकर डबल इंजन सरकार से और डबल इंजन सरकार को लेकर इस महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता का विकास का एजेंडा जाहिर किया है। मुझे लगता है अभी तक जो किया है 2.5 साल में हमने, उद्धव ठाकरे के 2.5 साल और हमारे 2.25 साल, इसमें अगर अंतर देखेंगे तो जनता हमें पसंद करेगी। जनता मोदी जी के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महाराष्ट्र में वोट देगी और मुझे विश्वास है कि हमारे पास इतना बड़ा विकास का खजाना है कि हम जनता में जाएंगे, जनता में घर घर जाएंगे। और कांग्रेस ने कहा अभी वो पलट रहे हैं, अभी जयंत पाटिल भी पलट रहे हैं, वो बयान उन्होंने घुमा दिया है। वडेट्टीवार जी ने कहा मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना वायबल नहीं है। कांग्रेस के नेता ने कहा ये योजना हम बंद करेंगे। उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि हम सारी योजना बंद करेंगे। अब उनके पास क्या चारा है, हम तो विकास लेकर जा रहे हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। महायुति के माध्यम से चुनाव की तैयारी पूरी हो गई है। सीटों का बंटवारे के लिए हमने बहुत जगह पर वहां पे सहमति की गई है। आने वाले 2-4 दिनों में बचे हुए जगह के बारे में भी निर्णय वहां पे लिया जाएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस करीबन मुझे लगता है 1-1.5 महीना से हमने जन सम्मान यात्रा अजीत दादा के नेतृत्व में महाराष्ट्र में शुरू की है। सभी बहुतांश विधानसभा क्षेत्र में हम जाके हमारी जन सम्मान यात्रा को बहुत अच्छा प्रतिसाद जनता की तरफ से, खासतौर पर महिलाओं की तरफ से हमको मिला है। अभी तय करेंगे आने वाले दिनों में। बाकी खासकर चुनावी सीटों का बंटवारा करना और उम्मीदवारी जाहिर करना ये हमेशा से एक डिफिकल्ट टास्क रहा है और ऐसे समय में जबकि चुनाव प्रचार के लिए शायद वक्त आप लोगों को कम मिले, कब तक ये आप सुलझा पाएंगे और क्या इलेक्टोरल मेरिट कैसे तय करेंगे आप? देखिए, मैंने तो बताया कि बहुत सारे सीटों पर हमारा एकमत हो गए हैं। बचे हुए सीटों के बंटवारे के लिए हम आज पर 2-3 दिन के अंदर हम वहाँ पे बैठेंगे और जब हम एक साथ बैठेंगे तब बंटवारा और कैंडिडेट की घोषणा कब करने की इसके बारे में सहमति हम बैठ के करेंगे। We are very much confident of both the assembly elections, whether it is in Maharashtra or it in Jharkhand, and of course the by-elections all over India, which is happening. We are confident that we are going to win in a comfortable level.
The date announcement regarding that, because Jharkhand Assembly have a period till December last week. They announced Jharkhand election first. Maharashtra Assembly elections period is ending on November 26. They announced Maharashtra election last. Entire polling date in which they are announcing, election commission is announcing, I think some transparency lacking is there. That's what my understanding. Anyway, we are ready to fight the election. We are ready to win the election. देखिए, ऐसे तो एक महीना पहले ही चुनाव की घोषणा हो गई, इससे काम कुछ बाधित होगा। जो तेजी से काम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कर रहे थे, हम लोग सब लोग मिल के कर रहे थे, तो वो थोड़ा बाधित होगा, लेकिन तैयार है पूरी तरह से चुनाव के लिए सभी लोग, क्योंकि शुरू से ही जनता के लिए काम करते रहे हैं। जो जो घोषणाएं की, जो योजनाएं बनी, उन्हें भी पूरा किया, इसलिए जनता का पूरा समर्थन है, पूरा विश्वास है। और इस बार अगली बार भी हम लोग चुनकर आएंगे और यहाँ फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन की सरकार बनेगी। तो आपने दोनों ही राज्यों के नेताओं को सुन लिया कि किसकी क्या राय है, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि कई सारे सवाल इन चुनाव को लेकर हमने पूछे हैं, जनता के बीच गए, लेकिन उसके पहले एक डिस्क्लेमर है, मैं आपको बता देता हूं, और वो ये है कि जो हमने जनता से सवाल पूछे उसमें जनता की जो राय है वो चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले एकत्रित की गई है। महाराष्ट्र की जनता से जो हमने राय ली है वो सुबह ली है, सुबह 10 बजे से 3 बजे के बीच की है, लेकिन शाम को चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। महाराष्ट्र सर्वे क्या है? महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान आपकी नजर में कौन सा गठबंधन जीत रहा है, ये हमने लोगों से पूछा, महाराष्ट्र की जनता से पूछा। राय क्या निकल कर आई? बीजेपी प्लस शिंदे प्लस अजीत पवार जो महायुति है, उसमें 61% लोगों ने कहा कि ये जीत रहा है, ये गठबंधन जीत रहा है। 35% लोग क्या कह रहे थे? कांग्रेस प्लस उद्धव ठाकरे प्लस शरद पवार, ये एमबीए, 35% लोग ये कह रहे थे कि ये लोग जीत रहे हैं, और 4% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री आप किसे देखना चाहते हैं? 36% लोगों ने कहा एकनाथ शिंदे को, 21% लोगों ने कहा उद्धव ठाकरे को, 29% लोग देवेंद्र फडणवीस की बात कर रहे थे, 10% लोग नाना पटोले की बात कर रहे थे, 4% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, अगर ओवैसी इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? 45% लोगों ने कहा कि फायदा होगा क्योंकि वो वोट काटेंगे। 43% लोगों ने कहा, यानी कि 43% लोगों ने कहा नुकसान होगा। 12% लोगों ने कहा कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा। अब इसी पर चर्चा कर लेते हैं महुआ माझी जो कि जेएमएम की सांसद होंगी, उनसे हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अनिरुद्ध प्रताप सिंह जो कि बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद होंगे, स्वामीनाथ जायसवाल जो कि कांग्रेस के नेता होंगे। सबसे पहले मैं अनिरुद्ध प्रताप सिंह के पास चलता हूं। अनिरुद्ध जी, एक बार फिर से चुनाव आ गया और महाराष्ट्र का ये चुनाव कई मायनों में बिल्कुल अलग दिखाई देता है और पहली बार है जब इस बार 6 राजनीतिक पार्टियां इस विधानसभा में चुनाव लड़ रही हैं। अगर इसके पहले की तस्वीर को देखा जाए तो 1984 से बीजेपी और शिवसेना दोनों मिलकर चुनाव लड़ती थी, कभी कोई स्थिति ऐसी पैदा नहीं हुई। 2014 में थोड़ी सी खटास आई और उसके बाद 2019 में दोनों ही राजनीतिक दलों के अपने अपने रास्ते अलग हो गए। लेकिन अब स्थिति अलग है और इन 6 राजनीतिक दलों के चुनाव में तब ये कहा जा रहा है कि साहब एंटी इनकम्बेंसी है और एक तरफ शिंदे हैं, दूसरी तरफ अजीत पवार हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कभी कभी अनबन नजर आती है। लेकिन इस चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? मनोज जी, ये चुनाव जो है 2014 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़े था। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बन के उभरी थी, क्योंकि हम एक ऐसे युग में चुनाव लड़ रहे हैं। एक समय ऐसा होता था कि हमारी जो सूचनाएं होती थी, किसी भी दल की सूचना होती थी या कुछ भी है, वो बहुत जल्दी तक जनता तक हम कन्विक्शन मोड में नहीं ले जा पाते थे, वहां पे हम नहीं पहुंचा पाते थे, समय लगता था। जनता को दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है और महाराष्ट्र के अंदर क्या हो रहा है, ये विद इन सेकेंड या विद इन मिनट्स लोगों को पता चल जाता है। जब लोग चुनाव वोट करने जाते हैं
तभी मैं फिलहाल हरियाणा का चुनाव का एग्जाम्पल लूंगा। जब लोग वोट करने जाते हैं तो वो देखते हैं कि आज के समय में दो सरकारें चल रही हैं। एक एनडीए पार्टनर्स की सरकार, बीजेपी की सरकार चल रही, मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, दूसरी सरकार इंडिया अलायंस की चल रही है। जब दोनों सरकारें जो जो वादे करके आते हैं और चुनाव जीतते हैं, उनमें से कौन सबसे ज्यादा अपने वादों को पूरा करता है और कौन उसको जो डिलीवरी करता है उसमें ट्रांसपेरेंसी रहती है नहीं रहती है। अगर कर्नाटक का चुनाव हो, तेलंगाना का चुनाव हो, हिमाचल का चुनाव हो, कांग्रेस जो वादे करके आई, आज इतने समय हो गए कि उन वादों को वो पूरा, जो बेसिक वादे थे, मतलब चलिए बहुत बड़े बड़े वादे नहीं थे, जो छोटे छोटे वादे थे उसको भी पूरा वो नहीं कर पाते। महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे जी और देवेंद्र फडणवीस जी, देवेंद्र जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको बहुत सी बातें अंदर की पता होंगी जी। शायद तो आप ना बोले चैनल पे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। ये कहा गया ढोल, क्योंकि हम लोग भी वहां पे काम कर रहे थे, यही हुआ कि दिल्ली में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र, इसमें चुनाव हुआ। इसमें कहीं कुछ एकदम स्पष्ट और क्रिस्टल क्लियर था कि देवेंद्र जी के नेतृत्व में चीफ मिनिस्टर देवेंद्र जी बनेंगे सरकार आने पर। बहुमत आता है एनडीए का, मोदी जी का पोस्टर लगा के उद्धव ठाकरे जी के नेता चुनाव जीतते हैं। उसके बाद जब चुनाव जीत जाते हैं तो मन में एक लालसा हो जाती है कुछ लोगों ने अपना कि भाई के सीएम बनने, छोटा भाई, बड़ा भाई, ये सारी चीजें वहां पे आई। ठीक, उसके बाद में उनके गुट के अंदर अंतर कलह आती है, जो भी कारण रहा, फिर एकनाथ शिंदे जी सरकार चलाते हैं। 2 साल एकनाथ शिंदे जी के और देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार चलती है और 2.5 साल उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में सरकार चलती है। आपने देखा होगा 2.5 साल वो सिर्फ एक काम कर रहे थे, फेसबुक पे लाइव कर रहे थे। वो आते थे 10 दिन में, फेसबुक पे लाइव करते थे, कोई कंट्रोवर्सी होती थी, कभी कोई पत्रकार अंदर पकड़ के जाता था, कभी कुछ और होता था, कभी कुछ और होता था, ये होता था। देवेंद्र जी की 5 साल सरकार चली, आप जितने प्रोजेक्ट्स उठा के देखिए, जबरदस्त सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। काफी प्रोजेक्ट उद्धव जी के टाइम एमबीए की जब सरकार थी उन्होंने रोका। फिर जब शिंदे जी की सरकार आई देवेंद्र जी की, तो इन्होंने उस प्रोजेक्ट को आगे कन्विंस किया, बढ़ाया और नई नई योजनाओं को किया। लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें केवल 2% का वोट का मार्जिन रहा हमारे और इनके बीच में। तो उस मार्जिन को हम लोग इसमें कवर करेंगे और आप देखिएगा भारतीय जनता 2% का मार्जिन बहुत होता है। हालांकि हरियाणा में भी इसी तरह की चर्चा चल रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने रणनीतिक कौशल से उन चीजों को बदल दिया। स्वामीनाथन जायसवाल कांग्रेस के नेता, एक बार उनसे भी मैं समझ लेता हूं। स्वामीनाथन जी, बड़ा संकट है क्योंकि जो गठबंधन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी तो बड़ी खूबसूरती के साथ निभा भी लेती है, चला भी लेती है, अब जो भी कारण परिस्थितियां रही हों, लेकिन यहाँ पर एक चुनौती है। यहाँ पर मुख्यमंत्री के नाम पर पहले ही बयान आ चुके हैं। संजय राउत क्या कह रहे हैं ये सबको पता है कि कांग्रेस बड़ा भाई बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन बड़ा भाई ना बने। इसके साथ साथ जो गठबंधन की सीटें हैं उन्हें लेकर अभी से बयानबाजी निकल कर आ रही है, सहमति नहीं बन पा रही है। जो लोकसभा में स्थिति दिखाई दी है, क्या वो इस विधानसभा में दिखाई दी जाएगी? आवाज नहीं आ रही है आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट कर लीजिए एक बार फोन। मनोज भाई, आ रही है आवाज? बिल्कुल आ रही है, भरपूर आ रही है। तो मनोज भाई, जिस तरह से हम लोकसभा में चुनाव लड़े और पहले भी हम गठबंधन की सरकार चलाकर सत्ता में 10-10 साल तक हम केंद्र में राज्य किए और लोगों का विश्वास के साथ काम भी किए, विकास भी किए। और जैसे हमारे अनिरुद्ध भाई बता रहे थे कि हम लोग वादा करते हैं पूरा नहीं, उनको शायद मालूम नहीं है। कर्नाटका में जो मैं वादा किया वो पूरा कर रहा हूँ और तमिलनाडु में किसानों को 2 लाख माफ करना, 2 लाख तक का लोन और महिलाओं के खाते में जो डालने की बात कहे तो वो सारा पूर्ण कर रहे हैं। इनके द्वारा जिस तरह से छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में 450 रुपया का सिलेंडर का वादा किया गया था देने के लिए, लेकिन वहां पर बस वादा होता है, गारंटी होती है। इनके प्रधानमंत्री जी, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी गारंटी देते हैं 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते में, और इनके स्टेट के मुख्यमंत्री जो बनते हैं वो लोग गारंटी देते हैं, ये पूर्ण नहीं करते हैं। जैसे आज हेमंत बिश्व शर्मा जी पहले ही बोल दिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कल करेंगे चुनाव आयोग, तो इनको पहले सूचना मिल जाती है इन लोगों को कि चुनाव आयोग क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं। ये बहुत बड़ी भूमिका है चुनाव आयोग देश के नेतृत्व में। उस वोटरों को जो देने जा रहे हैं, नया निर्माण करने जा रहे हैं, उनको पहले बधाई लोकतंत्र का देता हूं आपके माध्यम से कि इतने बड़े चुनाव, महाराष्ट्र बहुत बड़ा आर्थिक
जो राज्य कहा जाता है, वहां पे चुनाव होने जा रहा है। एक तरफ लोगों को जिस तरह से वहां के व्यापारी जीएसटी और कई तरह से परेशानियां हैं और अभी तक ये लोग आपस में समन्वय नहीं बनाए, और दूसरे तरफ ये लोग चुनाव में जाते कहते एजेंडा। माननीय गृह मंत्री जी गए थे जम्मू एंड कश्मीर में, बोले कि 2 सिलेंडर ईद पर और 2 सिलेंडर मुहर्रम पर देंगे, और दिवाली होली पर कभी नहीं बोले होंगे अमित शाह जी की हम देंगे। तो एक तरफ इनके जो है नेता बिहार के, वो हिंदू यानी एक निकालेंगे अपना रथ निकालने वाले हैं गिरिराज सिंह जी जो मंत्री हैं भारत सरकार में। तो ये लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर देश को बांटने का जो रणनीति तैयार, कभी ये लोग कहते हैं कि हम जात पात नहीं, धर्म पर राजनीति नहीं करते हैं। इन लोग का पूरा एजेंडा, पूरे लोकसभा चुनाव में देखे होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र से मुजरा तक पहुंच गए, संकल्प पत्र में जो लेके आए वो बात नहीं कहे। ठीक है, हम कहीं ना कहीं मेरी गलतियां, खामियां, आपस में तनाव की वजह से हम सत्ता से बाहर हुए, लेकिन जनता का विश्वास, लोकतंत्र का, जिस तरह से आप चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव में आप लोग जिस तरह से बताते थे इतना परसेंट यहाँ वोट पड़ा, इतना परसेंट, तो शाम तक वेबसाइट पे चुनाव आयोग। लेकिन एक चीज बताइए जायसवाल जी, एक चीज बताइए, हरियाणा में तो सारी स्थितियां आपके पक्ष में थी, भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम रणनीतिकार मान रहे थे कि साहब मामला बड़ा टाइट है, लेकिन जलेबी आपके मुंह में आ नहीं पाई, बनाई आपने और खा ली बीजेपी ने। ये मानता हूं मनोज भाई, जिस तरह से आपस का भी तालमेल का कुछ कमी था, और दूसरे बात जिस तरह से आप देखे होंगे शुरू से 41% से ज्यादा कांग्रेस का वोट प्रतिशत चुनाव आयोग के वेबसाइट पर दिखाते रहा, आप लोग भी दिखाते रहे चुनाव आयोग पर, और निरंतर सीट हमारा बैक करते गया, बैक होते गया, और धीरे धीरे से एक बाइक बढ़ा दिया, स्लो पॉइजन की तरह जंप मार दिया, कौन? तो बीजेपी। तो इस तरह का, जिस तरह से कई कंप्लेन वहां पे आया, उसके बाद चुनाव आयोग के पास हमारे लीडर गए मांग कर। जायसवाल जी, यही संकट है कि अब चुनाव, अब देखिए चुनाव आयोग तो ईवीएम को लेकर पहले भी सभी राजनीतिक दलों को बना चुका है, और अगर वाकई चुनाव आयोग में ऐसी स्थिति है, ईवीएम में कुछ ऐसी स्थिति है, तो आप लोग अभी तक प्रूव क्यों नहीं कर पाए? भाई तमाम ऐसे जानकार हैं जो देश के बाहर आपके लोग बैठे हुए हैं, ओवरसीज के चेयरमैन बैठे हुए हैं, वो जो हर मामले में ज्ञान देते रहते हैं देश के बाहर से, तो सिद्ध करें ना। बहुत सारे साइंटिस्ट, आपको दुनिया भर में साइंटिस्ट मिल जाएंगे, आप आके बता दीजिए कि देखिए ईवीएम में ये खेला, ईवीएम ऐसे कहती है, मैं हैक करके बता देता हूं, आपको बता दीजिए उसमें तकलीफ क्या है। लेकिन आरोप लगाना, चुनाव आयोग पहले भी सभी राजनीतिक दलों को बुला चुका है, आई नहीं कांग्रेस वहां पर यह सिद्ध करने के लिए, केवल 2 छोटे राजनीतिक दलों ने अपना वहां पर नाम लिखाया, बाकी कोई नहीं आया। आरोप लगाने से लगाते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है चुनाव लड़ने की, उसको समझिए। देखिए हरियाणा में इतना बड़ा फैसला पार्टी ने ले लिया कि मुख्यमंत्री बदल दिया, कोई बवाल नहीं हुआ, लेकिन आपके यहां सरकार बनी नहीं और मुख्यमंत्री बनने को लेकर बवाल, कभी हुड्डा का बयान, कभी शैलजा का बयान, कभी किसी और का बयान, कभी किसी की नाराजगी, कभी राहुल गांधी को बुलाना पड़ रहा है तो कोई चुनाव प्रचार में नहीं जा रहा। ये जो परेशानियां वो हैं। चलिए, ये महाराष्ट्र की बात थी, हम झारखंड की बात कर लेते हैं, बात झारखंड की कर लेते हैं, और एक झारखंड को लेकर भी चर्चा कर लेते हैं। झारखंड विधानसभा में चुनाव के तारीखों का ऐलान भी हो गया, और चुनाव की तारीखों के बाद बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने एक बयान दिया, एक बार इसे सुनिए। सबसे बढ़िया मुद्दा ये हो गया कि झारखंड में अभी तक 4 या 5 फेज में इलेक्शन होते थे, अब 2 फेज में इलेक्शन हो रहा है। इसका मतलब कि झारखंड ने नक्सलवाद से मुक्ति पा ली है। इसके लिए माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी धन्यवाद के पात्र हैं कि नक्सलिज्म खत्म हो गया, अब 2 फेज में होगा, और 2 फेज में जब चुनाव होगा तो 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से जीतकर अपनी सरकार बनाएगी। और ये जो भ्रष्टाचारी सरकार है, आप समझिए कि ये कितनी है। आज ही एक 7-8 दिन पहले रांची का डीसी अपॉइंट किया था मंजुनाथ भजंत्री को, और आज जो है 7 दिन के बाद खुद ही सरकार ने हटा दिया। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि ये कितनी गैर संवैधानिक, असंवैधानिक और भ्रष्टाचारी सरकार है, जो कि 7 दिन के अंदर जो है इस तरह के ट्रांसफर, पोस्टिंग, भ्रष्टाचार करके अंजाम देती है। जनता इसको समझती है बखूबी, और उनकी हार होनी चाहिए। अब सर्वे की बात के पहले एक डिस्क्लेमर आपको बता देता हूं कि जनता की जो राय है, जो हमने लोगों से सवाल पूछे हैं झारखंड चुनाव को लेकर, वो चुनाव की तारीखों का जो आज ऐलान हुआ है उसके पहले के, कि झारखंड की जनता की जो राय सुबह 10 बजे से और 3 बजे के बीच हमने ली। अब वो सवाल हमने कौन से पूछे, वो सवाल मैं आपको बता देता हूं कि झारखंड में विधानसभा चुनाव का जो ऐलान है, आपकी नजर में कौन सा गठबंधन चुनाव जीता है?
तो हमने लोगों से पूछा कि बीजेपी, जेडीयू प्लस आजसू ये एनडीए का पार्ट है। 54% लोग यानी कि 54% लोगों ने कहा कि साहब ये गठबंधन चुनाव जीत रहा है। एक और सवाल हमने कहा तो उसमें चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होने के बाद क्या जेएमएम के आदिवासी वोट बैंक में सेंध लगेगी? 51% लोगों ने कहा सेंध लगेगी, 39% लोगों ने कहा बिल्कुल नहीं लगेगी और 10% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते। एक और सवाल हमने लोगों से पूछा कि झारखंड में अगला मुख्यमंत्री किसे आप बनते हुए देखना चाहते हैं? 35% लोगों ने कहा कि साहब हम तो हेमंत सोरेन को ही अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। 23% लोग चंपई सोरेन की बात कर रहे थे। 31% लोग निशिकांत दुबे की बात कर रहे थे। हालांकि निशिकांत दुबे वहां के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं क्योंकि वहां का मुख्यमंत्री तो आदिवासी बनेगा या फिर कोई ओबीसी बनेगा, और 11% कह नहीं सकते। तो कुल मिलाकर जो हमने सवाल पूछे वो सवाल आपके सामने है। अनिरुद्ध प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। अनिरुद्ध प्रताप सिंह, एक संकेत चुनाव के पहले हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में एक बड़ी कार्रवाई हुई नक्सलियों को लेकर। करीब 35 नक्सली मारे गए, 31 नक्सलियों की घोषणा की गई और बाद में नक्सलियों ने कहा कि साहब 4 और मारे हैं, उनकी बॉडी हमारे पास है। हमने देखा आज मध्य प्रदेश के डीजीपी बालाघाट और नक्सल प्रभावित इलाकों में वहां पर पूरे गंभीरता से काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड में भी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जो बीएसएफ है, वो भी बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही हैं। तो कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि साहब नक्सल जिस तरीके से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करते थे, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रभावित करने की कोशिश करते थे, वो इस बार उतना दिखाई नहीं देगा आपको, क्योंकि बहुत टाइट पोजीशन कर दी गई है। इसके बावजूद भी जेएमएम सत्ता में बनी हुई है। जेएमएम ने यह आरोप लगाया था कि साहब हमें हमारे मुख्यमंत्री को जेल में इसलिए डाल दिया गया क्योंकि बीजेपी को उम्मीद नहीं थी कि हम सरकार में आ जाएंगे। चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने और ठीक जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ वैसा यहां भी हो गया, चिड़िया फुर्र हो गई। तो अब ये तमाम तरह की परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिलाकर एक सवाल है अनुराग जी कि जहां जहां चुनाव होते हैं वहां सीधे बीजेपी चुनाव नहीं लड़ती है, कुछ ऐसा करती है कि चुनाव कई एंगल पर निर्धारित हो जाता है। मुस्कुरा रहे हैं लेकिन सही ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। जी मनोज जी, मैं सिर्फ 20 सेकंड जो अभी पिछला हो रहा था मैं उस पर 20 सेकंड बोलूंगा। हाँ। आपने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी चीजों को, जैसे आपने ये बोला कि आप 2% आपका वोट शेयर लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में कम, उस चीज को हम लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं। ये नहीं कि अगर हम, एक होता ना थेथरी वर्ड, थेथरी से जवाब देना, नहीं वो बहुत अच्छा, क्योंकि आप बड़े नेताओं से मिलते होंगे हमारे यहाँ के, तो सारे लोग ये कहते होंगे भाई हम 400 लेके बात कर रहे थे लेकिन 240 क्यों आया। उस पे गंभीरता से मनन होता है कि हम उसको एक मैनेजमेंट, माइक्रो मैनेजमेंट कह सकते हैं, जिस भी भाषा में कहें। ये नहीं कहते कि हम 240 के पीछे की कहानी क्या है, उसमें आपकी गलती नहीं है। बेसिकली आप दूसरी राजनीतिक पार्टी और दूसरे राजनीतिक पार्टियों के नेता और उनकी रणनीति पर तैयारी कर रहे थे। आपको पता ही नहीं था कि आपके घर में क्या चल रहा है। तो बेसिकली वो घर का खेल है, वो कमी घर की है, वो उसको आप बाद में सुधार लोगे। हाँ, वही मैं कह रहा हूं कि माइक्रो मैनेजमेंट पे। दूसरी चीज है कि अभी कांग्रेस के मित्र जो कह रहे थे, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 1200 किसानों ने आत्महत्या की और वो सारे बॉर्डर लाइन लगे हैं महाराष्ट्र के साथ। अब आते हैं झारखंड में हेमंत सोरेन जी चीफ मिनिस्टर हैं। आप वहां पे देखिए मनरेगा का घोटाला, खनन घोटाला, क्योंकि सबसे माइनिंग देखा जाए फर्टाइल एरिया अगर है झारखंड के अंदर हर चीज की माइंस है, उसके बावजूद झारखंड वहां गरीबी की हालत में रहता है। इनकी सरकार है, इनके एक बड़े नेता हैं दीपक साहू, उनके घर से 350 करोड़ रुपया निकलता है। इनके एक मिनिस्टर हैं कांग्रेस के, इनके अलाइ पार्टनर के, उनके यहाँ से आलमगीर के यहाँ से अच्छा खासा रकम 40-50 करोड़ निकलता है। तो ये चीजें जेएमएम के जो चीफ हैं हेमंत सोरेन जी, वो जाते हैं भ्रष्टाचार के जेल, उसमें जाते हैं। कोई ऐसा नहीं कोई आंदोलन कर रहे थे उसमें जाते हैं, भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप में जाते हैं। वो केस इनसे ये नहीं हुआ कि कोर्ट ने इनके केस इनका खारिज किया, कोर्ट ने जमानत दिया। जमानत तो भी किसी को मिल सकती है, इस देश में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी तक को जमानत मिली है, तो जमानत कोई चीज। अब क्या होता है कि जब आप सरकार में हैं, वहां की हालत ये थी 2014 में
अगर आप गए होंगे चतरा, लातेहार, पलामू साइड में, तो स्थिति ये थी कि 2014 में वहां पे अगर प्रचार करना है तो वहां आप 6 बजे के बाद शाम को प्रचार नहीं कर सकते थे। डीसी यही बोलता था, जो बाहर के लोग हम लोग जाते थे, भाई आपको जो सिक्योरिटी दी गई 6 बजे के बाद अपने अपने स्टेशन हो जाइए, वहां मत जाइए बाहर। लेकिन आज की स्थिति ये हो गई है कि जिस तरीके से नक्सलवाद को कंट्रोल किया गया है और जिस तरीके से वहां कुछ लोकल पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से नक्सलवाद को प्रफुल्लित किया जाता रहा, कई ऐसे कारण हैं जो चैनल पे नहीं बोलना चाहिए, तो उनको प्रफुल्लित किया जाता रहा। दूसरा सबसे बड़ा चीज है कि वहां एक नारा लगता है, जो लगता क्या है कि हिंदू छोड़ो आदिवासी छोड़ो। वहां घुसपैठी लोग आ गए हैं, वो क्या करते, आदिवासी बहनों के साथ, बच्चियों के साथ में एक फर्जी नाम से शादी कर लेते हैं, बाद में वो वहां की नागरिकता हासिल कर लेते हैं, आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड, भाई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बनाता है, उसके बाद में वहां पे चुनाव लड़ते हैं, पता चलता है जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख, ये सब बन रहे हैं। तो कई ऐसी चीज बड़ा सिंक्रोनाइज ढंग से वहां पे घुसपैठियों को लाके एक पॉपुलेशन डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है। और साथ में एक ऐसा वहां संथाल परगना आप उठा के देख, संथाल वहां पे संथाल समुदाय का आदिवासी हैं, उनकी संख्या एक तरीके से घटती चली जा रही है। तो कई ऐसी चीजें हैं कि जो इन चीजों पर हेमंत सरकार फेल हुई है, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे वहां पे क्या घुसपैठी का मामला हो, वो वहां पे फेल हुई है। और भारतीय जनता पार्टी केंद्र के माध्यम से जितना वहां प्रयास करना चाहिए, जितना, ठीक है कई योजनाएं ऐसी होती केंद्र देती है, राज्य सरकार उसको इंप्लीमेंट नहीं करना चाहती है। चाहे जैसे अमृत योजना के थ्रू वहां पे काफी पैसा दिया गया कि हर घर आपको नल देना, हर घर आपको जल देना, उसमें वड़ंगल, मतलब कई योजनाएं हैं। तो उन सब चीजों को लेके जो वहां पे कन्विक्शन बना है, वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में बना है। स्वामीनाथन जी, एक बड़ा सवाल, चूंकि बातें तो बहुत हुई हैं, लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने कही है कि देखिए आप ही के नेताओं के यहाँ नोटों के बंडल निकल रहे हैं, आप ही के नेताओं के यहाँ कई सौ करोड़ रुपए निकल रहे हैं, आप ही के मुख्यमंत्रियों के यहाँ गंभीर आरोप लग रहे हैं। अभी गंभीर आरोप ज़मीन को लेकर लगा सोरेन साहब के ऊपर, फिर कर्नाटक के मुख्यमंत्री के ऊपर लग गया, अब तो मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर लग गया, तो विषय तो बनेगा ना। देखिए मनोज भाई, जिस तरह से आप बता रहे आरोप लगा और जेल में भेजा गया, और सोरेन साहब को जिस तरह से हाई कोर्ट ने बोला कि गलती ढंग से उनको फंसाया गया है, और ये तो इनके पास संस्था है, सारा उपयोग करना तो इनको आता है, बाखूबी आता है। यही है कि जब तक इनके पास संस्था है और सरकार है, तो इसका उपयोग और दुरुपयोग करने का तो पूरा एजेंडा इनके पास बना है। कि किस तरह, जिस तरह से बोल रहे थे धीरज साहू 350 करोड़, धीरज साहू खानदानी लीकर के बहुत बड़े व्यापारी हैं और टैक्स पेई, जो देश के सबसे ज्यादा टैक्स पे शराब के लोग करते हैं, ये बिजनेस करते हैं, उनके पास वो नगद पैसा भी पड़ा रहता है, क्योंकि उनको कभी कभी स्टॉक में रखना पड़ता है, सेल्स आता है बिक्री होके, और वहां से तो वो बहुत पुराने धनाढ्य व्यक्ति हैं, कोई किसी का लूट कर और भ्रष्टाचार का पैसा नहीं रहता है। जो इन लोग आरोप लगाए तो जेल में नहीं गए, भ्रष्टाचार का पैसा था, वो पैसा एक नंबर का था, उसके लिए उन्होंने अपने सरकार से लड़ाई भी लड़ रहे हैं। और उसके बाद वो पैसा आप जानते हैं, ये लीकर व्यापारी के मनोज भाई जानते होंगे कि उनके पास एक नंबर का पैसा होता है, तब रखते हैं। पहले तो टेंडर होते थे तो लोग ट्रक में नोट भर के लेके जाके टेंडर में नगद कैश जमा करते थे। तो रही बात जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से दूध का धुआं बोला जाता है, देखिए हरियाणा चुनाव में क्या हुआ, भ्रष्टाचार बलात्कारियों को जिसपे पेरोल दिलवाकर उससे चुनाव प्रचार कराया जाता है राम रहीम से, और इस तरह का कई एजेंडा इन लोग तय करते हैं कि किस तरह से इनका एजेंडा साबित हो और जीतना है समाज को। देखिए जायसवाल जी, कुछ भी हो, लेकिन क्या है, कभी कभी क्या है, तेरे भ्रष्टाचार से मेरा भ्रष्टाचार छोटा या मेरे भ्रष्टाचार से तेरा भ्रष्टाचार बड़ा, आप चुपका नहीं पाए बीजेपी के ऊपर। बीजेपी की जहां जहां सरकारें, ऐसा नहीं है वहां भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार है, गंभीर भ्रष्टाचार है, गंभीर भ्रष्टाचार है और बड़े बड़े भ्रष्टाचार हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कहेगा तो मैं दस्तावेजों के साथ उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आप बीजेपी के ऊपर चुपका नहीं पाए ना भ्रष्टाचार, बीजेपी ने आपके ऊपर चुपका दिया भ्रष्टाचार। देखिए यहां तो इस लोकतंत्र में जनता जनार्दन सर्वोपरि है। जनता जनार्दन ने भी मान लिया कि भ्रष्टाचारी तो आप ही सबसे बड़े हो, इसलिए उसने आपको हरा दिया।
और बीजेपी को लगातार जिता रही है। अगर शीर्ष पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं और वो कहते हैं कि साहब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो जनता मान रही है। आप चुपका नहीं पाए, जिस दिन आप चुपका दोगे उस दिन जनता को यकीन हो जाएगा और जनता सत्ता से बेदखल कर देगी। लेकिन झारखंड चुनाव पर तेजस्वी यादव ने कहा है, एक बार वो सुन लेते हैं। बाय इलेक्शंस के और जनरल इलेक्शन का घोषणा हुआ है और झारखंड का 2 फेज में हुआ है और महाराष्ट्र का 1 फेज। 13 और 20 तारीख को चुनाव और साथ ही साथ जो बिहार की जो 4 विधानसभा है उसका चुनाव, जब चुनाव होगा तो हम लोग जो है, यही हम लोगों की कोशिश है कि सारे चुनाव को हम लोग जीते। और चुनाव की तैयारी तो सब लोग पहले से ही कर रहे थे, सब लोग तैयार थे। अब जब घोषणा हुई है तो हम तो प्लेन में बैठे तभी पता चला हमको, तो उसमें सारा क्या क्या डिटेल्स वगैरह है, डेट्स क्या है। जहाँ तक पता है 13 और 20 को चुनाव, तो उसमें देखा जाए। स्वामीनाथ जायसवाल मेरे साथ बने हुए हैं, नेता हैं कांग्रेस के, उनसे हम चर्चा कर रहे थे। आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी कर लीजिए। बोले कि हम लोग चिपका नहीं पाते। आप देखे होंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका जाते हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश चुनाव में आते हैं, वही अजीत पवार पर 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार को कहते हैं कि मैं जो भ्रष्टाचारियों को न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों को अंदर करूंगा। हम लोग सोचते हैं कि अंदर करेंगे, वो तो अपने पार्टी के अंदर समझौता कर लेते हैं, उनको डिप्टी सीएम बना देते हैं। हेमंत बिश्व शर्मा पर 20 लाख करोड़ का घोटाला, जल घोटाला उनके पर था, वो उनको सीएम बना लिए। तो ये जितने पहले कहते थे प्रधानमंत्री जी न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन देश का अपने पूंजीपति साथियों को, देश का यानी किसान का लोन नहीं माफ करेंगे, किसान को नहीं देंगे। 16 लाख करोड़ अडानी जैसे बड़े पूंजीपतियों का बिल लोन माफ कर देंगे। तो देश का टैक्स का पैसा है, लोग को हम लोग कहीं कमियां है कि हम लोग इनके भ्रष्टाचार को, हरियाणा में 36 विभागों में भ्रष्टाचार हुआ था, हरियाणा पर इतना कर्ज लादा गया था, उसके बाद वहां पर एंटी कैम्पेन्सी था, वहां पर पहलवान, किसान, मजदूर 770 किसान शहादत बॉर्डर पर दिए। सारा एंटी कैम्पेन्सी होने के बाद पूरे मीडिया से लेके आईबी और सारा भाजपा का भी रिपोर्ट पे हार और शुरू से लोग के मानसिकता था। लेकिन अचानक एक रात में ऐसा हुआ कि जो कांग्रेस जीतते जीतते वहां से वापस हो गया। तो कुछ कमी हमारा भी है कि हम इनके जैसा एजेंडा नहीं चला पाते। झूठ का हम प्रोपगंडा पहले भी नहीं चलाया है। ये प्रचार तंत्र इस समय इनका हावी है। जिस तरह से ये प्रचार तंत्र को मजबूत रखे हैं, जिस तरह से हमारे 14 से पहले इन्होंने हम तो अपने राज्य में मेरा लोग नेताओं को जेल भेजे हैं, लेकिन इनके नेता जो भ्रष्टाचारी हैं उनको तगमा दिया जाता है। ये आरोप बड़ा लंबे समय से लग रहा है, ये आरोप बड़ा लंबे समय से लग रहा है, लेकिन आप क्या करोगे, जो जीता वही सिकंदर। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं, अनिरुद्ध साहब का शुक्रिया मैं करूंगा, हमारे साथी जायसवाल थे उनका भी। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दूं कि वायनाड से प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। राहुल गांधी की जगह, राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी वायनाड से कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी। एक खबर हमारे संवाददाता ने पहुंचाई थी, वो मैंने आपको बता दिया। एक और विषय पर चर्चा कर लेते हैं, और वो विषय है यूपी में थूक जिहाद को लेकर